हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमारा डे 1 और डे 2 का रिवीजन हो चुका है और आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। जो भी एक्सरसाइज 4A और 4B के क्वेश्चंस होंगे उन्हें अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। और जो भी उससे रिलेटेड एडिशनल क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोगों ने एक बार ट्राई कर लिए होंगे। वैसे तो मैंने बोला था कि पास के प्रॉब्लम्स भी उससे रिलेटेड टॉपिक ही देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा डे 3 है रिवीजन का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा लास्ट क्लास रहेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। तो स्टार्ट करते हैं। जो डे 2 की लास्ट 10 मिनट की वीडियो थी उसमें वॉइस प्रॉब्लम थी, तो वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट बस, स्टार्ट करते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो है जो एन्युटी का। एन्युटी क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट कह लो, डिपॉजिट कह लो, थोड़ी पहचान है एन्युटी की। एक तो यूनिफॉर्म अमाउंट होना चाहिए, प्लस यूनिफॉर्म पीरियड होना चाहिए। एक्सरसाइज 4B जो हमने करी थी उसमें सिंगल डिपॉजिट था। उसमें क्या था? सिंगल डिपॉजिट। ऐसे था सिंगल डिपॉजिट, मतलब जो हमने डिपॉजिट करा, इन्वेस्ट करा, या जो हमने उधार अमाउंट पी लिया, और अगर आपने P रुपीज इन्वेस्ट करे हैं और R% से कंपाउंडिंग हो रही है और N टाइम्स कंपाउंडिंग हो रही है, तो आफ्टर N टाइम्स कंपाउंडिंग हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? ए। इस ए को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्यूचर वैल्यू। और पी क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू। ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर यहां से प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला निकालना भी हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, ए अपॉन 1 + R% टू द पावर n। बट इस सिंगल सिंगल फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। यहां पर क्या होगा? एन्युटी में सीरीज ऑफ फ्यूचर वैल्यूज होंगी जिनकी हमें क्या निकालनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू। तो वही डिफरेंस है बिटवीन सेकेंड एक्सरसाइज एंड थर्ड एक्सरसाइज। आप सुनिए, ये तो मैंने एन्युटी के बारे में बता दिया आपको। दो टाइप की एन्युटीज पढ़नी है हमने। एक तो ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक एन्युटी ड्यू। इनके और नाम भी हैं। जैसे बेसिक नाम हम ऐसे याद रखते हैं, एंड वाली एन्युटी और ये बिगनिंग वाली। ऑर्डिनरी एन्युटी का दूसरा नाम है एन्युटी रेगुलर, और एन्युटी ड्यू का दूसरा नाम है एन्युटी इमीडिएट। इन दोनों ही एन्युटीज में हमें दो चीजें पढ़नी है, दो बातें पढ़नी है। एक तो फ्यूचर वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर भी ऐसे ही है। क्लियर है? इन दोनों ही एन्युटीज में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। एक मिनट बच्चों। देखो, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू हमने सेकंड एक्सरसाइज में ही पढ़ा था, ये रहा।
फॉर्मूला। बट यहाँ पर क्या होगा, पहले हम फ्यूचर वैल्यू पढ़ते हैं दोनों एन्युटीज की, कि अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, अगर आप एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर यूनिफॉर्म अमाउंट जमा करते हैं, तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। तो थोड़ा बता देता हूँ, मतलब ज्यादा डिटेल तो ऑब्वियसली आपको पता होगी, रिवीजन चल रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने 1 लाख रुपीज सिंगल डिपॉजिट किया आपने, तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा ये आप लोगों को पता है। बट 1 लाख आपने रेगुलर बेसिस पे जमा करा, तो अभी आपने 1 लाख रुपीज जमा करा और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो एक साल बाद कितना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। हर साल की शुरुआत में आप 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं, तो आपने 1 लाख रुपए अभी जमा करे, एक साल बाद हो गए 1,10,000, ठीक है। और सेकंड ईयर की बिगनिंग में भी 1,10,000 ही हो गए, क्लियर। फिर 1 लाख रुपए और डाल दिया आपने, ठीक है। तो सेकंड ईयर जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना हो गया, 2,10,000 रुपए। तो अब सेकंड ईयर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 2,10,000 रुपए मिलेगा प्लस 10%। तो 2 साल बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस हो गया, इतना। फिर 1 लाख रुपए और डाल दिए थर्ड ईयर की शुरुआत में, प्लस 10%, 3 साल बाद इतना हो गया 3,64,000। फिर 1 लाख रुपए और डाल दिए फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में, फोर्थ ईयर के एंड में हो गया प्लस 10%, ठीक है। फिर फिफ्थ ईयर की बिगिनिंग में और डाल दिए 1 लाख, 6,10,510, फिर 10% जोड़कर एंड में ही हो गया। तो ये कुछ एन्युटी का एग्जांपल लिया मैंने और कैलकुलेटर से आपको बता दिया कि फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। अब फ्यूचर में कैलकुलेटर से बताया ये तो मैंने आपको, फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले से कैसे करेंगे बता रहा हूं। अगर आप हर साल की शुरुआत में या हर महीने की या हर क्वार्टर की शुरुआत में यूनिफॉर्म अमाउंट जमा करते हैं, जिसे एन्युटी बोलते हैं, R रुपीज की एन्युटी है, तो हर साल की शुरुआत में जमा कर रहे हैं और लास्ट ईयर की एंड में निकाल रहे हैं, तो यहां आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। तो ये जो मैंने कैलकुलेटर पे निकाला है, प्रूविंग तो मैंने डिटेल लेक्चर में बताई है, बट यहां पर हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ए से डिनोट करते हैं। तो फ्यूचर में हमारे अकाउंट में बैलेंस होगा आर इंटू 1 + R% टू द पावर n+1 -1 अपॉन R% -1। क्लियर है। ये हमारा एन्युटी का पहला फॉर्मूला हो गया जो हमें याद करना है, रिवाइज करना है, मतलब जिसने पहले कर भी नहीं रखा तो देख लेगा इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में आर क्या है, एन्युटी अमाउंट, जो यूनिफॉर्म अमाउंट आप रेगुलर जमा कर रहे हैं। इसमें ए क्या है, फ्यूचर वैल्यू, जो फ्यूचर में आपको मिलेगा। इस फॉर्मूले में एन क्या है, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, कितनी एन्युटीज हैं। R% का मतलब जिस रेट से कंपाउंडिंग हो रही हो। अब सुन लीजिए, अभी मैंने जो आपके सामने निकाला था वो किस पे निकाला था, कैलकुलेटर पे निकाला था। अब मैं आपके सामने वैसे निकाल रहा हूँ, सभी बच्चे खुद से एक बार निकालो। 1 लाख रुपीज की एन्युटी थी, 10% इंटरेस्ट रेट था, नंबर ऑफ एन्युटीज 5 थी, तो 1.1 की पावर 6, 1.1 इंटू करोगे तो पावर में 1 का टेबल चलेगा, इक्वल टू करने पर दो, दो पे इंटू कर दो चलो, फिर दो का 4, 6, फिर -1 डिवाइड बाय 10%, फिर -1 और फिर इंटू 1 लाख। ये आ गया हमारे अकाउंट में बैलेंस 6,71,000
561, और यही कैलकुलेटर पे भी आ रहा था जब बिना फॉर्मूले के कर रहे थे। क्लियर? चलो, ये तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज सुनिए, एन्युटी के केस में अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो फ्यूचर वैल्यू वाली प्रॉब्लम्स में, तो कितना इंटरेस्ट मिला आपको? फ्यूचर में आपको ₹a मिला और आपने n टाइम्स डिपॉजिट करा है ₹r, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ और ये फ्यूचर वैल्यू, इन दोनों के बीच जो गैप है उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ? a माइनस एन आर। क्लियर है इतना सभी बच्चों को? चलो एक बारी ऊपर बता देता हूँ क्या क्या हो गया हमारा। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आ जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। इसमें एंड में जमा करते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब ईयर का एग्जांपल ले रहा हूँ बट ऐसा नहीं है, मंथ एंड की भी एन्युटी हो सकती है और क्वार्टर एंड की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लास्ट nth ईयर के एंड में जमा करा और तभी पैसा निकाल लिया। बट जमा क्यों करा जब निकालना ही था? क्योंकि लास्ट डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, एज पर स्कीम हम जमा कर रहे हैं। एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी एक गुल्लक की तरह होता है ना, ठीक है। तो हम एक जगह पैसा रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हैं, ठीक है, तो सेविंग अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो एज पर स्कीम ये डिपॉजिट है। तो बताइए, अगर आप एंड ऑफ ईच ईयर, ईच मंथ या ईच क्वार्टर यूनिफॉर्म अमाउंट जमा करते हैं तो ऑब्वियसली एन्युटी है। तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? आर इंटू 1+r% टू द पावर n -1/r%। तो ये फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है। इतना क्लियर हो गया होगा। और यहीं पर ही अगर मैं सी आई निकालूं तो सी आई निकालने का वही फॉर्मूला है, कितना पैसा मिला फ्यूचर में आपको ए और कितना आपने जमा करा था। क्लियर हो गया इतना? चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट। अब क्वेश्चंस करते हैं हम। स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस हैं ये फ्यूचर वैल्यू के एग्जांपल्स, ये तीन है। एग्जांपल नंबर 26, 27 और 28 ये उस दिन क्लास में करा था। वॉइस प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा दोबारा हो रहा है ये। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब जब कुछ नहीं कह रखा होता तो हमेशा में याद रखना है कि ऑर्डिनरी एन्युटी एज्यूम करके चलना है, ठीक है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू, इसमें एन्युटी अमाउंट कितना है? 500 रुपए का, और ईयरली एन्युटी है। एन्युटी क्या है? ईयरली, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ ईच ईयर आप कितना अमाउंट जमा कर रहे हैं? 500 रुपए। तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? मेरा फॉर्मूला, स्टडी मटेरियल में थोड़ा नोटेशंस का फर्क है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर मैं लगाऊंगा, ये फॉर्मूला देखिए, सेम फॉर्मूला। ये क्या है? r इंटू 1+r% टू द पावर नंबर ऑफ एन्युटीज -1/8%। अब ये 1.14 की पावर 7 हम हिंट से ले लेते हैं। जब हिंट रखा हो तो हिंट यूज करना चाहिए, नहीं तो आंसर में फर्क पड़ जाता है। यहाँ से एग्जैक्ट आंसर आएगा। दूसरा, जब मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, साथ में ये भी बताया था कि अगर इस क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू ना पूछ के कंपाउंड इंटरेस्ट पूछते तो कितना आपका डिपॉजिट है? 500 रुपए ईच, और नंबर ऑफ डिपॉजिट्स है 7, तो कुल इन्वेस्टमेंट मेरा 3500 हो गया और ये मुझे मिला है। तो ये विद इंटरेस्ट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू तो विद इंटरेस्ट वैल्यू होता है। तो अमाउंट माइनस एन आर, ये क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? इसमें ये मेंशन नहीं था कि कौन सी एन्युटी है, तो हमने एन्युटी रेगुलर मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी सपोज करी। एग्जाम्पल 27, एक बार पढ़ लीजिए सर। इसमें 200 रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्लियरली मेंशन है। यूनिफॉर्म अमाउंट है, यूनिफॉर्म पीरियड है, और एंड में जमा हो रहा है, तो ऑर्डिनरी एन्युटी है, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं तो वही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, बट इसमें मंथली एन्युटी है, एन्युटी मंथली है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा?
आर इंटू वन प्लस ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू रेट परसेंट, वैसे रेट 6% है बट मंथली रेट अपॉन 12 क्या आएगा, और फ्यूचर वैल्यू कब पूछ रहे हैं, आफ्टर 10th पेमेंट। 10th पेमेंट का मतलब 10 महीने बाद, ठीक है ना। रेट में तो एडजस्टमेंट कर ली बट नंबर ऑफ एन्युटीज 10 है, 10 सालों तक नहीं चली। 10 सालों तक चलती तो क्वेश्चन ऐसे होता कि एक साल में 12 एन्युटीज होती मंथली के केस में, तो 10 साल में कितना होता, 120। क्लियर है, तब यहाँ 120 आता, बट अब यहाँ पर 10 ही आएगा बिकॉज एन्युटी 10 है, ठीक है। अब 6/1200 प्लस 1, 1.005 आ गया। अब 1.005 की पावर 10, ये हमें हिंट में दिया हुआ है, 1.0511 और फिर -1 डिवाइड बाय 6%। अब ये जो 12 डिवाइड में है ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और फिर इंटू 500, तो ये आ गया 5109, 5110 आया शायद, मिस्टेक तो नहीं हो गई, शायद मैंने 500 रुपए की एन्युटी ले ली, तो इंटू 200 डिवाइड बाय 500, हाँ ये आ गया 2044 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट कौन सा है, लिखा तो है, ऑब्वियसली इसी हेडिंग में कवर हो रहा है ये। स्टडी मटेरियल में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट का फॉर्मूला नहीं है। एक मिनट, स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस करते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इमीडिएट के, वो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी करते हैं, बट हमारे पास तो फॉर्मूला ही। अब कैसे पता लगा ये एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन है, जेड ने इन्वेस्ट करा 10,000 रुपए एवरी ईयर से क्या पता लगता है, एन्युटी है, ठीक है, यूनिफॉर्म अमाउंट है, सेम अमाउंट, यूनिफॉर्म गैप, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से क्या पता लग रहा है, बिगिनिंग एन्युटी अभी से, ईयरली एन्युटी है, ईयरली एन्युटी में रेट की एडजस्टमेंट नहीं होती, और 10 सालों तक एन्युटीज हैं, तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 + r% टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन r% माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का, यहाँ पर लिखा भी हुआ। एन्युटी अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए, रेट हो गया 8%। अब मुझे यहाँ पर 10 + 1 के हिसाब से पावर 11 चाहिए इसकी, बट हिंट में दिया हुआ है 1.08 की पावर 10, पावर 10 से पावर 11 कैसे बनेगी, जब वापस इससे मल्टीप्लाई होगी 1.08 से, जो आपको हिंट में दिया हुआ वो ले लो, 2.1589 2500। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इंटू 1.08, अब ये आ गया हमारा। अब इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 8%, फिर -1 इंटू 10,000, तो फ्यूचर में कितना पैसा मिलेगा आपको, 1,56,454.875, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछते कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया इन 10 सालों के पीरियड में, तो इतना फ्यूचर में मिला, जमा कितना करा, 10,000 रुपए की कितनी एन्युटीज है, 10, तो माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 56,454। क्लियर है, तो ये फ्यूचर वैल्यू की कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू से, बस एक मिनट, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब दोनों की प्रेजेंट वैल्यू पढ़ते हैं। फ्यूचर वैल्यू तो अब आपको पता लग गया कि फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा, ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म अमाउंट यूनिफॉर्म पीरियड वाइज जमा कर रहे हैं, चाहे बिगनिंग में कर रहे हैं चाहे एंड में कर रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूलेस आप लोगों के पास आ गए, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है वो है प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी समझिए आप, ये लगता कहाँ है फॉर्मूला, थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे आपने 0 पीरियड में लोन लिया और उसे आप लमसम पे कर रहे हैं,
विद इंटरेस्ट आफ्टर एनी ईयर, समझ लो आप। ठीक है, तो ये लोन अमाउंट है और ये आपने लोन प्लस इंटरेस्ट की पेमेंट करी है आपने। ठीक है, तो ये ए तो हो गया फ्यूचर वैल्यू जो आपने पेमेंट करा है, और जितना आपने लोन लिया वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है, क्योंकि लोन में इंटरेस्ट नहीं जुड़ा होता, जो आप पेमेंट करते हैं उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है। क्लियर है, जो आप पेमेंट करते हैं उसमें इंटरेस्ट जुड़ा होता है। तो ये समझ लो कि लोन वाले क्वेश्चंस अगर आप लमसम पेमेंट कर रहे हैं लोन की, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू, अगर आपको ये पता करना है कि लोन कितना लिया आपने, या आपको ये पता करना है कि आपने पेमेंट कितनी करी है या करनी है फ्यूचर में, तो फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है, मतलब अगर ए पता है, पी पूछ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और अगर पी पता है, ए पूछ रहे हैं, तो ये, मतलब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बीच ये रिलेशनशिप हो गई। बट ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आप लोन ले रहे हैं और उसकी जो पेमेंट कर रहे हैं वो सिंगल किस्त में कर रहे हैं। क्लियर है, लमसम पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर हो गया इतना। अब यहां पर एन्युटी में अलग चीज है, और प्रैक्टिकली होता भी ऐसे ही है, जैसे अब मैं बता रहा हूं आपको। आपने जीरो पीरियड में लोन लिया, तो लोन हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होता है, ये बात ध्यान रखना। या जो आप जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर, आपने लोन लिया और बदले में आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो पहली इंस्टॉलमेंट मैंने, वैसे प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आती है वो तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती है, बट मैंने मान लिया कि पहली इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद आपने पे करी, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद, 3 साल बाद, और लास्ट इंस्टॉलमेंट nth ईयर के एंड में पे करी। तो ये जो इंस्टॉलमेंट जा रही है, ये किस रकम के बदले जा रही है, लोन अमाउंट के बदले। क्लियर, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में दो चीजें जुड़ी होती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। क्लियर, अगर इंस्टॉलमेंट में से अगर आप इंटरेस्ट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लोन अमाउंट। क्लियर है, तो इसलिए ये जो सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, लोन अमाउंट। तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है, डिटेल लेक्चर में मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरी प्रूविंग बताया मैंने। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला लगता है। अगर आपको किस्तें दे रखी हो और लोन पता करना है, या लोन ली हुई अमाउंट पता है और आपको जानना है कि मेरी ईएमआई कितनी जाएगी, तब भी ये फॉर्मूला लगता है। मतलब वी पता है, आर निकालना है, या आर पता है, वी निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगता है। क्लियर हो गया इतना। तो ये जो फॉर्मूला है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ये फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी इसी की ही बनती है। बैंक से जब भी आप लोन लेते हो, ठीक है, और आपको ईएमआई पता करनी है, तो आप इस फॉर्मूले से ईएमआई पता कर सकते हो, क्योंकि लोन लेने के 1 महीने बाद ही पहली किस्त जाएगी, तो ऑब्वियसली एंड का ही कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर, ऑर्डिनरी मतलब एट द एंड। एक चीज और सुनिए, ये फॉर्मूला एक तो यहां लगता है, सब बच्चों को पता होना चाहिए फॉर्मूला लगता कौन सा कहां पर है। एक जगह और लगता है सेम फॉर्मूला, कि अगर आपको सालाना या क्वार्टरली बेसिस पर आर रुपीज चाहिए, जैसे यहां पर आपको फ्यूचर में ए रुपीज चाहिए, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्योंकि आपको एक बार ही ए चाहिए, अगर आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसा चाहिए यूनिफॉर्म पीरियड में सेम अमाउंट, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा मतलब आज की तारीख में। तो आज की तारीख में जो भी पैसा लगाना पड़ता है वो क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो सभी बच्चे अच्छे से लिख लें कि कौन सा फॉर्मूला कब लगना है। ये तो तब लगना है, ऐसे मैं कहूं कि फ्यूचर में मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तो कितनी की एफडी कराऊं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और अगर आपको, आपका क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे हर महीने 40,000 चाहिए अमाउंट,
रेगुलर बेसिस पर, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो एन्युटी हो गया ना, लगाना पड़ेगा, एन्युटी हो गया, तो ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? तो एक बार देख लें फॉर्मूला। तो रिवीजन में थोड़ा ऐसे ही होगा कि प्रूविंग नहीं होगी, वैसे पूरी पूरी डिटेल बताई जाएगी आपको। तो मैं यहाँ पर बिगनिंग का भी एंड करता हूँ, मतलब वो भी बता देता हूँ, तो बहुत कम यूज होगा। थोड़ा इसे ऐसे समझ लो, लोन वाले प्रॉब्लम के रेस्पेक्ट में ना समझो, ऐसे समझो कि कितना पैसा लगाएं कि आपको तुरंत ही मिलना शुरू हो जाए, मतलब लगाते ही पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो कितना पैसा लगाएं अभी कि तुरंत ही बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिफॉर्म अमाउंट मिलना शुरू हो जाए। ठीक है ना? मतलब ऐसा समझ लो कि कितना पैसा आपको लगाना चाहिए मतलब प्रेजेंट वैल्यू, जिससे कि आपको तुरंत ही आर रुपीज मिलना शुरू हो जाए। क्लियर? यहां पर एंड से मिलना शुरू हो जाए, जैसे मैंने मान लो अब इन्वेस्ट करा है, तो मुझे जो एन्युटी रकम मिलनी शुरू होगी वो हर महीने के एंड में, आज से एक महीने बाद से मिलना शुरू होगा। बट इसमें क्या होगा, बिगनिंग में अभी से ही मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर? मतलब इन्वेस्ट करते ही पहली एन्युटी आपको तुरंत मिल जाएगी, तब ये फॉर्मूला लगता है। थोड़ा सा बड़ा है फॉर्मूला, वन माइनस, सॉरी एक मिनट, आर इंटू, ये तो ये वाला हो गया, आर इंटू वन माइनस वन प्लस आर परसेंट टू द पावर माइनस एन अपॉन आर परसेंट। और इसका होता है फॉर्मूला बच्चों, हाँ, वन प्लस आर परसेंट टू द पावर माइनस एन माइनस वन अपॉन आर परसेंट। क्लियर हो गया? थोड़ा मैं यहाँ पर और डिटेल बता सकता हूँ इसकी, मतलब कॉन्सेप्ट में तो कमी नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ फॉर्मूला बना कैसे है बट वो नहीं बता रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला आप एज इट इज याद रख लें, वो ठीक रहेगा। ये समझ लो, मैं थोड़ा सा आइडिया दूं आपको, चलो बता देता हूँ एक चीज, कि फर्स्ट ईयर की बिगनिंग क्या होता है। फर्स्ट ईयर की बिगनिंग मतलब अभी से ही, बिगनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर अभी से ही, बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर और बिगनिंग ऑफ थर्ड ईयर, बिगनिंग ऑफ nth ईयर। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में जो वैल्यू है ये तो है ही प्रेजेंट वैल्यू, ये तो है ही प्रेजेंट में ना, इसलिए आर प्लस कर दिया। बाकी बाकी एन्यूटीज कितनी रह गई, एन माइनस वन एन्यूटीज रह गई। और हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड ईयर की बिगनिंग मतलब फर्स्ट ईयर की एंड, तो फर्स्ट ईयर की एंड में आर रुपीज, सेकेंड ईयर की एंड में आर रुपीज, थर्ड ईयर के एंड में आर रुपीज, एक तरह से एन माइनस वन ईयर की एंड में आर रुपीज। अगर आपको चाहिए तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा, एंड वाला फॉर्मूला लग गया, बट एन्यूटीज एन माइनस वन है। तो ऐसे बना ये फॉर्मूला, अगर किसी को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो आर कॉमन लेके वही बन गया जो थोड़ी देर पहले लिखा था। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू का ये फॉर्मूला हो गया। दो फॉर्मूलेज हो गए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू। क्लियर हो गया इतना? एक चीज और बतानी है यहाँ पर, कि अगर मुझे ये जानना हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, या मैंने जिस बंदे से लोन लिया उसे कितना इंटरेस्ट मिला, ऑब्वियसली एन्यूटी अमाउंट ज्यादा होगी, लोन अमाउंट कम होगा। तो एन एन्यूटीज हैं और एन्यूटी रकम है आर, तो इतना तो उस बंदे को या बैंक को रिसीव हुआ, बैंक को रिसीव हुआ, और उसने मुझे लोन दिया था वी, प्रेजेंट वैल्यू को एन्यूटी के केस में वी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर एन आर माइनस वी लगेगा फॉर्मूला दोनों में ही, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, चाहे वो एन्यूटी ड्यू का हो, चाहे वो ऑर्डिनरी एन्यूटी का हो। क्लियर है? यहाँ पर दो फॉर्मूलेज और बताऊंगा मैं आप लोगों को, एक बार इन्हें देख लें। साथ के साथ ही बता देता हूँ, एक बार दोबारा से लिख लेता हूँ ये फॉर्मूले।
प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है R × 1 - इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है ना पावर, ठीक है एक ये, ठीक है ये तो ऑर्डिनरी के केस में हो गया ना, ऑर्डिनरी के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का, ठीक है। अच्छा, और ड्यू के केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का 1 + 1 - और फिर दोबारा से इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है। सॉरी ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया। अब एक हेडिंग आपको रिवीजन में कराता हूँ, परपीचुअल एन्युटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि एक छोटी सी क्लास और लेनी पड़ सकती है, बट देखते हैं चलो। परपीचुअल एन्युटी क्या होता है? परपीचुअल का मतलब फॉरएवर, परपीचुअल का मतलब क्या होता है? फॉरएवर। अब फॉरएवर का मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपको हर साल, साल का एग्जांपल लेते हैं वैसे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हर साल की एंड में R रुपीज चाहिए, फॉरएवर चाहिए, फॉरएवर का मतलब इनफाइनाइट एन्युटीज है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, मतलब आपकी लाइफ खत्म होने के बाद भी जो आपके नॉमिनीज हैं, ठीक है, उन्हें ही मिलता रहेगा, मतलब ये एन्युटी कभी खत्म ही नहीं होगी, मिलता रहेगा, फ्यूचर में मिलता रहेगा, ठीक है, R रुपीज। तो अगर आपको फॉरएवर R रुपीज चाहिए, तो और आपको फिर कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो इसमें एन्युटी तो इन्फिनिटी हो गई। थोड़ा सोचो, अब किसी भी वैल्यू को 1 + रेट की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब वेरी वेरी लार्ज। किसी भी नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है क्लोज टू जीरो, तो ये टेंड्स टू जीरो हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, जो वैल्यू जीरो हो गई वो खत्म हो गई, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ? कैपिटल R/स्मॉल r। तो फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, परपीचुइटी के केस में लगता है, वो भी ऑर्डिनरी, और वो भी फ्यूचर वैल्यू नहीं, प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में तो बन ही सकता ना, अगर आप भविष्य में जमा करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो भविष्य में आप, सॉरी अगर आप हर साल की एंड में जमा कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं इन्फिनिटी टाइम्स, तो फ्यूचर में आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा वो तो काउंट ही नहीं हो सकता ना, वो तो चल रहा है ना। फिर यहाँ तो ये है कि फॉरएवर अगर आपको चाहिए, मान लो फॉरएवर, अगर आपको हर महीने 40,000 रुपये चाहिए एंड में, इन्वेस्टमेंट करके एंड से, और रेट है वैसे 10%, बट मंथली के लिए अपॉन 12, तो कितना पैसा लगाना पड़ेगा? ये देख लो आप, आपके सामने आ जाएगा 40,000 डिवाइड बाई 10%, और फिर ये इंटू 12, आप 48 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, 48 लैक्स। अगर आप 48 लैक्स लगा देंगे तो निकाल के देख लो, 48 लैक्स का 10%, साल का डिवाइड बाई 12, महीने का ब्याज 40,000 रुपये लग बैठेगा, ब्याज ही खाते रहोगे, ब्याज ही खाते रहोगे, ब्याज की एन्युटी बन जाएगी एक तरह से। क्लियर है? यही अगर आपको अभी से चाहिए, एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूले तो अपने रिवीजन में चल ही रहे हैं, तो फिर उस केस में ये गायब होगा। मेरे से एक मिस्टेक हो गई बच्चों, मेरे से फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई, ये फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऊपर मैंने सही लिखा था फॉर्मूला, यहाँ जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से। क्या मिस्टेक हुई है? ये देखिए, ये जो 1 के नीचे R% नहीं है, ठीक है, तो ये मैं 2 मिनट में ठीक करता हूँ, रुको। ये कैसे मिस्टेक हो गई ये लिखने में? ऐसे लिखना था, ऐसे, ठीक है। अब ये पूरा गायब होगा, ये जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी होते ही। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन मैं लेता कि मुझे अभी से ही 40,000 मिलने शुरू हो जाए तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? ये देखिए कितना, आपको लगाना पड़ता है 48,40,000 रुपये। क्यों 48,40,000 रुपये लगाते हैं आप?
तुरंत ही आपको 40 मिल जाते और फिर 48 लाख इन्वेस्टेड रहते, तो बस इन्वेस्टेड अमाउंट 48 लैक्स रहती और फिर आपको हर महीने कितना मिलता रहता, 40,000 रुपीज। क्लियर है? तो ऐसे होता, तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और वो भी एन्युटी के बराबर का अमाउंट एक्स्ट्रा रहता है, क्योंकि देखो फॉर्मूला में थोड़ा सा ये चेंज है, यहाँ आर अपॉन आर परसेंट है, तो यहाँ पर आर प्लस आर अपॉन आर परसेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू का, मतलब प्रेजेंट वैल्यू का अभी तो करा है हमने, परपेचुअल का करा है, अब नॉर्मल करते हैं जिसमें एन इंफिनिटी नहीं होगा, अभी करते हैं। सुनिए, आपने मान लो बैंक से हाउसिंग लोन लिया 45 lakhs, फिर इसका बुक क्या करेंगे क्वेश्चंस। अब लोन लिया 48 lakhs और 20 years के लिए लिया, ईएमआई जानना चाह रहे हो आप, हर महीने बैंक को कितना पैसा दोगे, तो ऑब्वियसली आपने लोन लिया, बदले में आप हर महीने बैंक को किस्तें दे रहे हो, तो ये तो बात क्लियर है कि किस्तें यूनिफॉर्म अमाउंट होता है, ठीक है, और लोन के बदले में जा रही है किस्तें, तो किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू लोन अमाउंट होती है, तो हमेशा लोन वाले प्रॉब्लम में ये वाला फॉर्मूला लगता है, v इज इक्वल टू आर इंटू 1 - 1 प्लस आर परसेंट टू द पावर माइनस एन अपॉन आर परसेंट। यहाँ पर एन्युटी अमाउंट है कितना, सबसे पहले तो ये जानना है हमें, भाई यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन्युटी अमाउंट जानना है, ईएमआई, लोन है 45 लाख रुपए, और रेट मान लो 6.75% मान लो, मंथली के लिए अपॉन 12 करेंगे, ऐसे ही होता है मंथली में। अब एन क्या होता है, कितनी किस्तें, एक साल में 12 किस्तें होती हैं, और 20 सालों में कितनी किस्तें होंगी, 240, तो ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, 6.75, बट हम पे कैलकुलेटर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो पहले हम ये पावर निकालेंगे, पहले बेस को सॉल्व करेंगे, 6.75 डिवाइड बाई 1200 प्लस 1, अब इसकी पावर 240, 240 के लिए इंटू करेंगे, 2 3 4 5 इक्वल टू दबाया मैंने, 2 3 4 5, फिर इंटू करो 5 का टेबल 10, फिर इंटू करो 10 का टेबल 20, फिर इंटू करो 20 का 40, फिर 40 का चला लेते हैं 80, फिर 80 का चला लो, 80 का 160, 240, माइनस से डिवाइड इक्वल्स टू कर दिया, डिवाइड इक्वल्स टू करके ये आ गया, फिर 1 में से माइनस करना है, तो पहले इस वाले बटन से ये माइनस लगा दो, चाहे आप चाहे ना भी लगाओ कोई नहीं, -1 कर दो, अब +1 कर देंगे क्योंकि माइनस लगा दिया, अब डिवाइड बाय 6.75%, फिर इंटू 12, अब ये आ गया आर के साथ वाली वैल्यू, अब 45 lakhs को इससे डिवाइड करना है, तो मैं उल्टा डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 45 lakhs, क्यों कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन है ना, उल्टा डिवाइड कर देता हूँ, फिर डिवाइड इक्वल्स टू करके रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर लिखना पड़ेगा ना मुझे, ये चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, लिखूंगा नहीं, नहीं तो अप्रॉक्स करके लिखूंगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ मुझे अप्रॉक्स करना पड़े, तो बस वहीं पर ही फिर डिवाइड इक्वल्स टू, मुझे हर महीने बैंक को इतना पैसा देना पड़ेगा, 34,216.39, लगभग 34,217 रुपए की किस्त आएगी, 216 है जो भी, ये आ गई ईएमआई, हर महीने मुझे बैंक को इतना पैसा देना पड़ेगा, अगर मैं चेक करना चाहूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बैठेगा, तो मुझे हर महीने बैंक को इतना पैसा देना है, 240 बार देना है, और माइनस मैंने लोन लिया 45 lakhs, तो ये तो बहुत अच्छी खासी अमाउंट हो गई, मेरे हिसाब से 37,11,933.58, ये अप्रॉक्स क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार आप लोग भी आंसर निकाल लें, वेरीफाई हो जाएगा, मैं स्पीड से निकाल लेता हूँ, यही आ रहा है 34,216.39, क्लियर है। अब इसके बाद हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू के,
अब कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी टॉपिक पे। बस एक मिनट। जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो तो आप लोग कर लेना। बस ये ध्यान रखना कि लोन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, किस्तें होंगी तो एन्युटी का, बट लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का ही। किस्तें नहीं होंगी तब भी प्रेजेंट वैल्यू का ही लगेगा, तब ये लगेगा P इज इक्वल टू A/1 प्लस R% टू द पावर है। यहाँ पर बोरोड अमाउंट है तो ये तो बच्चों V हो गया, और किस्तें हैं और वो भी ईयरली है, तो टाइम में एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, रेट में भी एडजस्टमेंट की नीड नहीं है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब पूछ वही रहे हैं एन्युटी अमाउंट। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? V इज इक्वल टू R इंटू 1 - क्योंकि किस्तें और प्रेजेंट वैल्यू में ये रिलेशन होता है, यही फॉर्मूला लगता है हमेशा। अब आप लोग ये निकाल लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। ठीक है, अगला भी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर ये करते हैं, कौन सा? 33। 33 थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। वाई ने टीवी खरीदा जिसका कैश प्राइस है 13,000 रुपये, और डाउन पेमेंट कर दिया 3,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना रह गया जो वो पे नहीं कर पाया? देखो, आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो आप पे नहीं कर पाए, आप आर्टिकल तो ले आए बट आप पे नहीं कर पाए, तो आपने एक तरह से 10,000 के बदले टीवी लिया है ना, तो ये लोन अमाउंट ही तो हुई, उधार ही तो हुआ ये। ठीक है, अब ये पैसा पे कैसे हो रहा है? अब ये पैसा हो रहा है पे एनुअल किश्तों में, तो वही है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू। बट वी वाला नोटेशन यूज करें या पी वाला, ऐसे याद रखना। वी वाला करेंगे क्योंकि एन्युटी है। अब एन्युटी वाले क्वेश्चंस में v इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगता है? किस्त इंटू 1 - 1 प्लस R% टू दी पावर -n अपॉन R%। तो अब 10,000 रुपये आपने प्रेजेंट वैल्यू की जगह रखे, अब एन्युटी अमाउंट निकालना है तो आप निकाल ही लेंगे। इंटरेस्ट में कोई एडजस्टमेंट की नीड नहीं है, 14% लेंगे क्योंकि ईयरली एन्युटी है। अब कितनी एन्युटीज हैं? 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 या -4, ये आप सॉल्व कर लेना। क्लियर हो गया इतना? बाकी जो, हाँ, एक ग्रोइंग परपीचुइटी का और बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्लास और रहेगी बच्चों, इसमें क्लियर करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। हम्म, हाँ, नेक्स्ट क्लास और देख लेंगे। अब यहाँ देखिए एक मिनट, बाकी अपनी तरफ से आप ट्राई करना कि कंप्लीट कर लेना इसे। इसमें कौन सा, हाँ, ये यहाँ गड़बड़ करता है बच्चा। जब एक्सरसाइज 4 ही कर रहा होता है तो उसे लगता है सारे क्वेश्चन ही एन्युटी है, बट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बोरोड अमाउंट तो 5120 है, बट पेमेंट जो जा रहा है वो किश्तों में नहीं जा रहा। द मनी वॉज रिपेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो ये एक साथ लमसम पेमेंट हो रहा है। तो है तो ये प्रेजेंट वैल्यू, बट एन्युटी की नहीं है, तो इसलिए पी लिख के करेंगे कि कितना पेमेंट किया। ठीक है, मिस्टर एक्स ने कितना पेमेंट किया, मतलब कितना पेमेंट किया, फ्यूचर अमाउंट कितना है, क्योंकि फ्यूचर में जो पेमेंट करा होगा वो इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की फॉर्म में करा होगा ना, तो कुल मिला के पेमेंट कितना किया होगा, क्योंकि ब्याज, सामने वाली पार्टी ब्याज चार्ज कर रही है इससे, मिस्टर एक्स से, तो वो भी कंपाउंड बेस पर, तो मिस्टर एक्स ने ये पेमेंट करा होगा। ठीक है, इतना पेमेंट करा, लेस इतना लोन लिया। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया? द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। तो ऐसे कर लेना।
क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ पर एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो टाइम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा 11th। पर्सन ने इन्वेस्ट करा है 500 रुपए, तो 500 रुपए इन्वेस्ट करे हैं तो ये एन्युटी हो गया। कैसे एन्युटी क्यों है? क्योंकि ईच है और एंड है तो ऑर्डिनरी। तो जमा करे हैं 500 रुपए और रेगुलर बेसिस पर द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, उसके खाते में कितना बैलेंस है 1 ईयर आफ्टर, 1 साल बाद। किसके 1 साल बाद? ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। मतलब वो रेगुलरली 500 रुपए जमा कर रहा है। क्लियर? जब उसने लास्ट डिपॉजिट किया उसके 1 साल बाद उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। बट फॉर्मूला हमें जो जवाब देता है लास्ट डिपॉजिट के हिसाब से देता है। एट द एंड ऑफ एन्युटी का अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं तो लास्ट डिपॉजिट जब करा उस पॉइंट पे जो उसके अकाउंट में बैलेंस होगा वो कितना होगा? एक मिनट बच्चों। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि ये आपसे पूछ रहे हैं द अमाउंट स्टैंडिंग, जो फॉर्मूला होता है ना वो हमें जवाब देता है। मान लो जो हमारी एट द एंड वाली एन्युटी है, तो एट द एंड ऑफ एन्युटी मतलब 12 बार जब हम जमा कर रहे हैं तो 12th ईयर के एंड में मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। ऐसे बिगिनिंग में भी हम जमा करते हैं ना, तो 12 एन्युटीज होती हैं। मान लो हर साल की बिगिनिंग में जमा कर रहे हैं तो 12 ईयर्स, तो 12th ईयर की एंड में ही क्या बैलेंस होगा वो फॉर्मूला जवाब देता है। क्लियर है? तो एन्युटी के हिसाब से ही जवाब मिलेगा। यहाँ पे 12 रखूंगा तो 12 साल बाद मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है ये मुझे मिलेगा। बट वो आपसे पूछ रहे हैं उसके भी 1 साल बाद, वो आपसे पूछ रहे हैं उसके 1 साल बाद आपके अकाउंट में कितना बैलेंस होगा। ठीक है? अब यहाँ पर एन्युटी 13 तो ले नहीं सकते क्योंकि एन्युटीज होता है, नंबर ऑफ एन्युटीज। तो हम क्या करेंगे कि 12 साल बाद जो उसके अकाउंट में बैलेंस है उसमें इंटरेस्ट और मिलेगा, तो प्लस कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे प्लस 10% कर देंगे। ठीक है? तो ये उसके अकाउंट में बैलेंस होगा। अब देखो एन्युटी है कितनी की 500 रुपए की, तो 1.1 ले लो आप। यहाँ पर एन्युटीज 12 है तो 12 साल बाद ये बैलेंस है। ठीक है? उसके 1 साल बाद उसमें 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ दो उस वैल्यू पर, क्योंकि बेस कंपाउंडिंग है तो इस पे ही जुड़ेगा। 1.1 इंटू 2 3 4 5, 5 का टेबल 10, फिर -1 डिवाइड बाई 10%, फिर इंटू 500। ऐसे फटाफट आपने कैलकुलेटर पे कर दिया। देख लो पावर 12 है, सॉरी मैंने 10 ले लिया था। दोबारा देखते हैं। इंटू 2 3 4, 4 का टेबल चला दो, इंटू कर दो, 4 2 8 12, फिर -1 डिवाइड बाई 10%, फिर इंटू 500। ये आ गया। और फिर प्लस 10%, तो ये आ जाएगा 11,761.36 अप्रॉक्स, ऐसा कुछ होगा। ठीक है? ये आ गया ऑप्शन। ठीक है? अब मैंने थोड़ी देर पहले, एक मिनट, ये भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है? ये भी वही है, 3 लाख लोन लिया है और पेमेंट कर दिया। कुछ लोन नहीं है, सॉरी, हाँ ऐसे ही है। 3 लाख लोन नहीं है, सॉरी, कैश प्राइस है उसका, जिसमें 2 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, 1 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रह गया। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही क्या होता है? लोन अमाउंट। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये देख लेना, किस्तें इसमें 20 है, तो उसमें एडजस्टमेंट की नीड नहीं है। 20 सालों तक चलती तो एडजस्टमेंट की नीड होती, क्योंकि 20 सालों में फिर कितनी किस्तें होती? एक साल में 12 होती है ना मंथली के केस में, बट ये हाफ ईयरली है तो एक साल में 2, तो 20 साल में 40 होती। बट यहाँ पे 40 नहीं करेंगे क्योंकि खुद ही बोल दिया कि 20 किस्तें हैं, तो किस्तों में एडजस्टमेंट की नीड नहीं है। हाँ, रेट को फिर आप इससे डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, क्योंकि हाफ ईयरली है, यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे फिर और लेंथी होगा क्वेश्चन। एग्जाम में भी ऐसा कुछ हिंट देना नहीं चाहिए लॉग का, क्योंकि क्वेश्चन टाइम ले जाता है। फिर जो हम पावर्स निकालते हैं, जैसे अभी मैंने 1.1 की पावर 12 निकाला तो कैलकुलेटर पे निकाला। अगर मुझे इसका हिंट दिया होता या तो पूरा पूरा ये देते हिंट, या फिर इस टाइप से अगर हमें लॉग की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो मैं इस पूरे को लॉग से निकाल रहा हूँ, तो फिर टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा वो करेंगे नहीं। करते हैं तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को फिर हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके चक्कर में हमारे स्टैट्स के या रीजनिंग के काफी क्वेश्चन छूट सकते हैं। कोई एक क्वेश्चन में अगर हमने मान लो 8 9 10 मिनट दे दिए फालतू में, ठीक है ना, और 8 9 10 मिनट में तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टैट्स के सॉल्व हो सकते हैं।
कभी कभार तो ये समझो 20-30% भी स्टैट सॉल्व हो सकती है, ज्यादा ही हो सकती है, 50% के आसपास भी सॉल्व हो सकती है स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स में थ्योरी बहुत आती है। तो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस क्वेश्चन में टाइम लगाना है। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन आता है तो हम उसमें टाइम जितना मर्जी लगा दें, ऐसा नहीं होता। टाइम ज्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़ेगा। 7th करा देता हूँ मैं, फिर ग्रोइंग परपीचुअलिटी नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिर लास्ट क्वेश्चन है, पर्सन ने बॉट अ हाउस जिसके लिए उसने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी वो किश्तों में पे कर रहा है। तो आपसे कह रहे हैं कैश, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो कैश प्राइस होता है किसी भी चीज का, उसके दो पार्ट्स होते हैं। जो आपने पे कर दिया ऑन द स्पॉट डाउन पेमेंट, प्लस जो आप पे नहीं कर पाए जिसे बोलते हैं लोन अमाउंट। ऐसे ही होता है ना, लोन अमाउंट बोलो या फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इस क्वेश्चन में कैश प्राइस हमें पता नहीं है, कैश प्राइस निकालना है, बट हमें पता है कि डाउन पेमेंट कितना है, 20,000 रुपये। अब लोन अमाउंट भी नहीं पता, तो ये निकलेगा कैसे? जो लोन है, जो रुक गया पैसा, वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पेमेंट हो रही है। वो बंदा पे कर रहा है जिसने लोन लिया, एक तरह से वो किश्तों में पे कर रहा है। दोबारा सुन लें, अ पर्सन बोट अ हाउस, उसने हाउस खरीदा जिसका कैश प्राइस ये है, क्लियर। उसके लिए उसने 20,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, और जो नहीं पे कर पाया था वो किस्तों में पे कर रहा है। तो वो जो नहीं पे कर पाया था वो लोन अमाउंट, वो किस्तों में दे रहा है। तो किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू तो हो गई ना लोन अमाउंट। जो वो नहीं पे कर पाया वो कितने अमाउंट है, वो किस्तों की क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। बैकवर्ड आएंगे तभी तो लोन अमाउंट पता लगेगा, क्लियर है। तो लोन की वैल्यू पता करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला पता करना लगाना पड़ेगा, v इज इक्वल टू एन्यूटी 1 माइनस, और ईयरली एन्यूटी है तो नो चेंज रेट में 25 एन्यूटी है, ईयरली में 25 साल में 25 एन्यूटीज बैठेंगी। तो ये लोन अमाउंट है, ये पता करते हैं। 1.05 इंटू 2 3 4 5, 5 का टेबल 10 15 20 25 डिवाइड इक्वल्स टू, फिर -1, फिर डिवाइड बाय 5% इंटू 4,000। तो ये अमाउंट पे नहीं कर पाया था बंदा, जिसके लिए वो किस्तें दे रहा है। तो अगर ये अमाउंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। अब ये मैं 20,000 रुपये में जोड़ूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कैश प्राइस क्या है, जो कि 76,375.78 अप्रॉक्स आ गई। थोड़ा वो डिफरेंस आ गया, बट अगर वो डिफरेंस नहीं चाहता इंस्टीट्यूट के बच्चों को आए, तो उन्हें हिंट देना चाहिए इस टाइप के वैल्यूज निकालने का, क्योंकि बच्चा फिर कभी कभार नन ऑफ दीज पे भी कराता है, जबकि इतना डिफरेंस पे नहीं करना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट को ही क्वेश्चन थोड़ा ठीक बनाना चाहिए हिंट के साथ, क्लियर है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, और सभी बच्चे इस चैप्टर को अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9358668687, ऐसे आप पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलो, बाय बाय।